नाउ सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट वी आर सीइंग इज ऑफ मोमेंटम. जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल हमने इनर्शिया सीखा, उसके ऊपर एक लॉ बेस्ड था. सिमिलरली मोमेंटम इज द सेकेंड टॉपिक वी स्टडी ऑन विच सेकेंड लॉ इज बेस्ड. सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे सपोज एक बॉल ही ले लो, व्हेन यू थ्रो दैट बॉल एंड यू हिट समवन, तो नज़दीक से मारोगे तो उसको बहुत कम लगता है, लेकिन अगर दूर रह के ज़ोर से मारोगे तो बॉल एक्चुअली हिट होता है. वाई दैट हैपन्स? बिकॉज एक तो बॉल का अपना मास यानी अपना वजन रहता है, एंड द फोर्स यू अप्लाई बिकॉज ऑफ विच, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उस बॉल का वेलोसिटी रहेगा. सो दैट टोटल क्वांटिटी इन द डेफिनेशन मीन्स इस ऑब्जेक्ट का मास एंड उसका वेलोसिटी मिलके डिसाइड होता है कि उसका मोमेंटम कितना होगा. मोमेंटम का मतलब होता है इम्पैक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट पे अगर मास है और उस पर हम वेलोसिटी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ विच उस पर वेलोसिटी आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कितना जाके हिट करेगा सामने वाले को, यानी उसका इम्पैक्ट कितना होगा. सो दैट इम्पैक्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मोमेंटम. Hence we say momentum is nothing but the product of mass and velocity. Now because mass का unit is kg and velocity is meter per second, hence momentum का unit is kg meter per second. That is the SI unit and CGS is gram centimeter per second. ये उसका CGS हो गया. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. So इस दोनों से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मोमेंटम है, ये जो इम्पैक्ट है, आई टोल्ड यू दैट इज़ बेस्ड ऑन दी फोर्स अप्लाइड. जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, यानी उतना ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में द बॉल विल गो एंड हिट दैट पर्सन. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या तो कम होता है या फिर बढ़ता है, बट दैट इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स यू आर अप्लाइंग. एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम यानी ये जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है बेस्ड ऑन इन विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा. तो इस पर एक छोटा सा डेरिवेशन है. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट which is having mass m, initial velocity u है, and a force f is acting on it. So after a time t, the velocity becomes final, that is v, and again the force is applied on it. So the initial momentum is mu and the final momentum is mv. तो यहाँ पे दिया हुआ है, consider an object of mass m having initial velocity u. When a force is applied, its velocity changes to v in time t. So as I said, initial momentum is mu, final momentum is mv. Now from the law we know that the force is directly proportional to the rate of change of momentum. मतलब ये जो फोर्स है इट डायरेक्टली डिपेंड्स, यानी ये जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इस फोर्स पे. बट जैसा हमने एक्सेलरेशन में किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट. तो सिमिलरली यहाँ पे लिखना है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो जैसा एक्सेलरेशन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी वाज फाइनल माइनस इनिशियल, सिमिलरली ओवर हियर चेंज इन मोमेंटम इज़ नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो ये हमने ऊपर ही देखा था कि इनिशियल मोमेंटम इज़ mu, फाइनल इज़ mv. तो वही लिखना है mv माइनस mu अपॉन t. सो इसमें m कॉमन है, so क्या बचा v माइनस यू अपॉन t. बट वी नो दैट v माइनस यू अपॉन t इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन. हेंस इसको सब्सटीट्यूट करेंगे a से. सो वी हैव f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a. बट अगेन एज आई मैंशन बिफोर कि डेरिवेशन के एंड पे वी डिराइव अ फॉर्मूला, एंड हर फॉर्मूला में वी आर यूजिंग इक्वल टू साइन. तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन डालना है, इसीलिए हमें कांस्टेंट ऐड करते हैं हमेशा, और उस कांस्टेंट का वैल्यू इज ऑलवेज 1. सो हियर वी पुट इट एज f इक्वल्स टू kma, वेयर k इज कांस्टेंट एंड उसका वैल्यू विल हमेशा बी 1. Hence we have the formula f is equals to ma, that force is equals to mass into acceleration. ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ जो हमने लास्ट वीडियो में फोर्स के लिए देखा था. हेंस फोर्स का यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन.
So this was all about Newton's second law of motion. Newton's third law is quite simple and easy to understand. It says to every action there is equal and opposite reaction which act simultaneously. तो इसका सिंपलेस्ट मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एज इन यू आर स्टेपिंग इनटू अ बोट, तो जब भी आप बोट से स्टेप इन करते हो स्टेप आउट करते हो, तो यू नो दैट आफ्टर यू पुट आउट योर वन लेग और दूसरा बाहर निकालने जाते हो तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हो. दैट इज़ बिकॉज एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे. सो एनी फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन सेकेंड वन will always receive a reverse, yani will always receive a force from the second object as well. Hence we have third law which says to every action there is equal and opposite reaction which takes place simultaneously. So उसके बेसिस पे अभी we have law of conservation of momentum. इसी कंसेप्ट पे है. law of conservation of momentum says that कि अगर दो balls है अपने पास and at any point of time if they collide, then the total momentum before collision is equal to their total momentum after collision. मतलब जो momentum collision से पहले था वही momentum इनके collision के बाद होगा. तो let's say I have two objects A and B. इसका mass m1 having initial velocity u1 and the force acting on it is f1. इसका mass is m2 having initial velocity u2 and the force acting on it is f2. These objects collide. Collision के बाद let's say it is moving, first object A is moving with final velocity v1 and object 2 that is object B is moving with final velocity v2, that is after collision. same intro मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. so total initial momentum यानी if you see over here, इस object A का momentum is m1 u1 because we saw that momentum is nothing but mass into velocity, but initial time पे initial velocity होगा. so यहाँ पे mass into velocity करोगे तो m1 into u1 आएगा और इसका initial m2 u2 आएगा. similarly इसका initial velocity m1 v1 first object का final velocity is m1 v1 and second object का final momentum is m2 v2. So that is what I have mentioned over here. Please go through it. So when we take total initial momentum, total मतलब object A object B दोनों का मिला के initial momentum क्या था, m1 u1 plus m2 u2. That is simple. You will add दोनों का momentum. Similarly दोनों का final momentum क्या होगा, m1 v1 plus m2 v2. So let's say after collision ऑब्जेक्ट A जा रहा है पीछे एंड ऑब्जेक्ट B जा रहा है आगे, इसीलिए B का जो फोर्स था F2 दैट इज़ टेकन एज पॉजिटिव और A का जो फोर्स था दैट इज़ टेकन एज नेगेटिव बिकॉज इट इज़ गोइंग रिवर्स. नाउ वी नो दैट फोर्स इज़ नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. हमने ये अभी ऊपर वाले वीडियो में ही देखा था. सो सिंस F इज इक्वल्स टू m इंटू A, देयरफॉर F2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, m2 A2 एंड F1 के जगह पे माइनस m1 A1. बट वी नो दैट A इज़ नथिंग बट v माइनस यू अपॉन t. तो A के जगह पे वो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे v2 u2 एंड 1 है वहाँ पे v1 u1. टाइम दोनों के लिए सेम है, इसके लिए t1 t2 नहीं लिखेंगे, t ही लिखेंगे. नाउ ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो वी हैव m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t और इसका m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t. सो ये जो t है ये यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा. सिमिलरली ये यहाँ पे जाएगा तो भी न्यूमरेटर में आएगा, तो दोनों कैंसिल होंगे. तो इसलिए मैंने उसको यही स्टेप में कैंसिल कर दिया है. नेक्स्ट व्हाट वी डू इज़ प्रूव हमें ये करना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. तो अपने को सारे u वाले टर्म्स एक साथ चाहिए और सारे v वाले टर्म्स एक साथ चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, ये जो m2 v2 है वो एज इट इज़ रखा है, जो नेगेटिव टर्म्स होंगे वो हम अपोजिट साइड लाएंगे सो दैट वो पॉजिटिव हो जाए. तो यहाँ पे m1 v1 माइनस में है तो इसको हम ये साइड लाएंगे तो वो प्लस m1 v1 हो गया. यहाँ पे m1 u1 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे. m2 u2 माइनस में है तो उसको अपोजिट से लेके जाओ तो इट विल बी प्लस. सो इफ़ यू सी दिस, v वाले टर्म्स एक साइड पे, u वाले टर्म्स एक साइड पे, तो इसी को यू राइट a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू a. इट्स वन एंड द सेम थिंग. हेंस वी हैव m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. So that is total initial momentum is equals to total final momentum. So by this derivation हमने प्रूव किया कि collision से पहले वाला momentum will always be equal to collision के बाद वाला momentum. And based on that we have a